my dear friends and scholars. Welcome back to all of you once again to your own channel Anand the Law Concept ATLC. Friends, आज सीआरपीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 18 के अंतर्गत आता है कि कोई भी ट्रायल सेशन कोर्ट के सामने या फिर कोई भी ट्रायल सेशन कोर्ट के द्वारा कैसे और कब किया जाता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सीआरपीसी में जो ये टॉपिक है ट्रायल बाय या फिर बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, चैप्टर नंबर 18 शुरू होता है सेक्शन 225 से, सेक्शन 225 से स्टार्ट होता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बता दूं कि कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी ऑफेंस का डायरेक्ट कॉग्निजेंस संज्ञान नहीं लेती है। लेता भी है तो बहुत ही लिमिटेड एरिया में लेता है, जनरली वो नहीं लेता है। ठीक, पहली कंडीशन आप यही मानेंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट संज्ञान किसी ऑफेंस का नहीं लेता है। तो ऑफेंस का संज्ञान लेता कौन है? मजिस्ट्रेट, हमेशा मजिस्ट्रेट लेगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है और अगर उसको लगता है कि ये मामला उसको निर्धारित नहीं करना चाहिए या फिर उसको वो ट्रायल नहीं कर सकता, इतनी क्षमता नहीं है, तो वो क्या करेगा? अंडर सेक्शन 209 के तहत ये केस या ये ऑफेंस कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करेगा। ठीक है, जब भी आप केस ऊपर भेजते हैं हायरार्की में तो उसको कहते हैं कमिट करना, और जब आप नीचे केस को किसी अपनी एडिशनल या फिर एडिशनल कह रहा हूं सबऑर्डिनेट्स को भेजते हैं तब उसको कहते हैं ट्रांसफर करना। तो ये भाई साहब क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट इसको कमिट करेंगे, किसको? सेशन ऑफ कोर्ट को। तब ये 225 के आगे ट्रायल स्टार्ट करेंगे। ये हुआ पहला प्रोसेस। लेकिन जो मैंने आपको कहा था लिमिटेड एरिया में लेता है, वो कोर्ट ऑफ सेशन में टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस संज्ञान ले सकता है कुछ केसेस का या कुछ ऑफेंसेस का, जिसमें क्या इंक्लूड होगा? डिफेमेशन का केस होगा, हाई डिग्निटरीज का, जिसमें कि उच्च पदासीन अधिकारियों का या फिर उच्च पदासीनों का जहां पे डिफेम किया गया हो, है ना। जैसे देश का राष्ट्रपति हो सकता है, गवर्नर हो सकता है, एक्सेट्रा, जो भी हाई डिग्निटरीज हैं। ठीक है, यहां पे अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो सेशन ऑफ कोर्ट डायरेक्ट संज्ञान लेता है। इतना बात आपको समझ में आया? कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस कैसे पहुंचेगा? दो तरीके से, एक तो मजिस्ट्रेट उसको कमिट करेगा, दूसरा हाई डिग्निटरीज के डिफेमेशन का मामला होगा तब। ठीक, अब यहां से प्रक्रिया स्टार्ट होगी प्रोसीजर 225 के तहत कि ये कैसे डील करेगा। 225 में कहता है ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहां पे ट्रायल के लिए आएगा। सरकारी वकील जो होता है, वैसे भी क्रिमिनल प्रोसीजर में सरकारी वकील ही राज्य के बनाम आपका साथ कुछ होता है, तो राज्य ही क्या करता है? उसमें अपना वकील डालता है। तो यहां पे राज्य का वकील कौन होगा? सरकारी वकील। सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेगा फर्दर प्रोसीडिंग्स को, किसकी तरफ से? राज्य की तरफ से। मूव करते हैं यहां से फिर आएंगे 226 पे, ओपनिंग फॉर केस फॉर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन के लिए वो केस ओपन करेगा। केस ओपन करने का क्या मतलब है? जो अक्यूज्ड है उस पर क्या आरोप लगा रहा है, किस आरोपों के तहत उसने उसको न्यायालय में बुलाया है, प्लस उन एविडेंसेस की बात करेंगे सरकारी वकील भाई साहब कि जिन आधार पे वो उसको क्या दोषी या आरोप सिद्ध करेंगे। ये अपनी बात को न्यायालय के सामने रखेंगे। ठीक है, अब यहां से कोर्ट का काम आएगा। कोर्ट क्या करेगी? यहां से सुनेगी कि भाई ठीक है, आपने जो भी दिया, आपने साक्ष्य के लिए क्या क्या आप देंगे, आपने कौन से क्या कहते हैं इल्जामात लगाए हैं, चार्जेस आपके अनुसार लग रहे हैं, वो ठीक है। फिर कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि नहीं, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई रीजन नहीं बन रहा है कि उसके खिलाफ जिसको ये बता रहे हैं कि हम कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, तो वो उसको डिस्चार्ज करेगा। लेकिन डिस्चार्ज करने से पहले अपॉन कंसिडरेशन लिख रखा है मैंने। तो अपॉन कंसिडरेशन क्या? इनकी सारी बातों को, तथ्यों को सुनेगा, प्लस जो अक्यूज है उसकी बातों को वो सुनेगा कि भाई आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में। ठीक है, अगर तो उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, कोई ग्राउंड नहीं, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, अभी झूठो मामला आ गया है, तो क्या करेगा? डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन जब डिस्चार्ज करेगा सेक्शन 227 के तहत कोर्ट ऑफ सेशन का जज, तो वो क्या करेगा? वो रीजन लिखेगा कि मैं इसको डिस्चार्ज क्यों कर रहा हूं। इतना बात समझ में आया? ठीक है, अगर वो डिस्चार्ज नहीं करता है
कोर्ट को ऐसा लगता है, सेशन कोर्ट को, कि नहीं मामला चलना चाहिए, तो वो मूव करेगा सेक्शन 228 की साइड। ठीक है, 228 की साइड वो मूव करने के बाद क्या करेगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करेगा, कि चार्जेस को फ्रेम करेगा कि भाई इनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं। उसके बाद आपके पास दो कंडीशन आएगी, ए और बी। अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि मामला मैं नहीं निर्धारित करूंगा, मैं यहाँ पर कमिट का मतलब होता है सुपुर्द करना, ठीक है, अगर ये मजिस्ट्रेट इसको सुपुर्द करता है हिंदी में, अगर इसको लगता है कि नहीं इतना गंभीर मामला नहीं है कि मैं इसको सुनूं, तो वो क्या करेगा कि अपने निचली अदालतों को, जैसे कि सीजेएम हुआ या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उनको केस ट्रांसफर कर देगा और वो वारंट केस की तरह कहेगा कि आप ट्रीट करो, या फिर जनरली वो लोग वारंट केस की तरह ही ट्रीट करेंगे, जो कि पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुई रहती है। ठीक है, ये बात हुई। अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगता है कि नहीं इस केस को तो भाई मैं सुनूंगा, निचली अदालत को नहीं भेजूंगा, सीजेएम वगैरह को नहीं भेजूंगा, ठीक है, तो क्या करेगा, चार्जेस को फ्रेम करेगा, और चार्जेस को फ्रेम करने के बाद वो अक्यूज्ड को पढ़ करके सुनाएगा कि भाई साहब आपके ऊपर ये चार्जेस लग रहे हैं, और आपसे पूछेगा और आपको एक्सप्लेन भी करेगा कि इन चार्जेस के अंदर क्या है, और आपसे पूछेगा कि आप क्या गिल्टी को एक्सेप्ट करते हैं या फिर क्लेम टू ट्रायल करते हैं। अब ये दोनों चीजें क्या है, अगर आप गिल्टी को एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब एक तरीके से आप करो कि हाँ माय लॉर्ड जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, चार्जेस आपने बोले हैं वो सब सही है, तो यहाँ पे क्या करेगा कोर्ट, कन्विक्ट उसको ठहरा देगा। लेकिन कोई बाध्य नहीं होता है कोर्ट कि आपको कन्विक्ट ठहरा दे, सजा सुना दे, नहीं, अगर उसको लगता है आपको ट्रायल होना चाहिए तब भी आप क्लेम टू ट्रायल करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको ट्रायल के लिए दे सकता है और कन्विक्ट भी आपको ठहरा सकता है कि ठीक है भाई इनका प्ली ऑफ गिल्टी जो था, ठीक है, इनको आप कन्विक्शन में दे देता हूं, पनिशमेंट आपको दे देगा। लेकिन अगर आप क्लेम टू ट्रायल करते हो, अर्थात कहते हो कि नहीं माय लॉर्ड मैं इन आरोपों को खारिज करता हूं, मैं बेबुनियादी ये आरोप मुझ पे लगाए गए हैं, मैं ट्रायल के लिए क्लेम करता हूं कि मेरा ट्रायल किया जाए, मैं भी एविडेंसेस वगैरह देना चाहूंगा, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, ये सेक्शन 229 में उनको कन्विक्ट कर देता, आपने क्लेम टू ट्रायल किया तो आपको 230 में ले आएगा, 230 में आपसे क्या करेगा, आपको डायरेक्ट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस देगा, मतलब जो प्रोसिक्यूशन भाई साहब हैं उनसे कहेगा ठीक है अब आप ट्रायल स्टार्ट कीजिए, एविडेंस लाने की मैं आपको डेट देता हूं, चलिए आप अपने एविडेंसेस, गवाह, विटनेस कुछ भी है लाइए उसको। फिर 231 में आ जाएंगे हम लोग, डेट दे दिया भाई उसने, यहाँ पे एविडेंसेस आएंगे, ठीक है, यहाँ पे डेट देगा 230 में, यहाँ पे एविडेंसेस को प्रस्तुत किया जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा। अगर 213 यहाँ के बाद सुनने के बाद फिर क्या होगा, या तो भाई एक्विटल हो जाएगा, लेकिन कब होगा, उनके सारे एविडेंसेस को देखेगा, अपोजिट पार्टी को भी सुनेगा, नहीं लगता कोई भी लोचा तो वो क्या करेगा, एक्विटल कर देगा, छोड़ देगा कि आरोप सिद्ध नहीं हो पाया भाई इसको छोड़ो 232 के तहत में, ठीक है, लेकिन एविडेंसेस का एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अगर नहीं छूटता है, ठीक है, कोर्ट को लगता है कि ये बंदा जो है ये कन्विक्ट है जो अक्यूज्ड आया है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, अक्यूज्ड को कहेगा कि अब आप अपना डिफेंस करो सेक्शन 233 के तहत, है ना, ये ऐसे ध्यान रखिएगा, बस साइड साइड में ये चलता रहेगा। 233 में क्या करेगा, एंटर अपॉन डिफेंस में जो भाई साहब अक्यूज्ड है जिनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं उनसे कहेगा आप डिफेंस करना चाहते हो करो, तो वो भाई साहब क्या करेंगे, अपने एविडेंसेस देंगे, कुछ मौखिक कथन देंगे जिनको क्या करेगा वो रिकॉर्ड कर लेगा, और अगर किसी गवाह को या किसी डॉक्यूमेंट को लाने के लिए कोई एप्लीकेशन देते हैं कि माय लॉर्ड उस विटनेस को बुलाया जाए, कंपल करके बुलाया जाए, वो नहीं आ रहा, या फिर प्रस्तुत कोई डॉक्यूमेंट करने के लिए कोई चाहते हैं जो इनके हाथ में नहीं है, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोर्ट उसको विटनेस या डॉक्यूमेंट को बुलाने के लिए अलाउ कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, डिस्क्रिएशन है, लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है, तुम वैक्सेशन कर रहे हो एनी हाउ, तो नहीं बुलाएगा, ठीक है, इतना बात समझ में आया। यहाँ पे तो कहानी खत्म हो गई, अब राइट विंग में चलते हैं आपके, तो यहां से आपकी सारी बातें सुन लिया, फिर 234 में आ जाएगा, 234 में आएगा, जहां पे आपने एविडेंसेस दे दिए, प्रोसिक्यूशन ने एविडेंसेस दे दिए, अब होगी यहाँ पे बहस, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में प्रोसिक्यूटर भाई साहब क्या करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करके अपना केस सम अप कर देंगे, ठीक है, खत्म कर देंगे अपनी बहसबाजी करके। उसके बाद अक्यूज्ड या जो प्लीडर होगा वो
कुछ प्रश्न जैसा कि आप देखते होंगे मूवीज में, जॉनी एलएलबी कितने लोगों ने देखी है, तो उसका जब खत्म होता है केस तो वो अपनी मतलब एक टिप्पणी करके छोड़ देते हैं, फिर क्या कहते हैं बचाव पक्ष आता है, डिफेंस, वो भी अपने क्या करते हैं दलीलें देकर के छोड़ देता है। यहाँ पे वही हो रहा है, आर्गुमेंट आपने अपना दिया, रिप्लाई किया, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पे खड़ा हुआ तो उसके लिए भी जो प्लीडर है या अक्यूज है वो उस पर कोई सबमिशन दे सकता है, कहीं वो किसी लॉ में मेंशन्ड है एनी हाउ, तो वो सारी चीजें वो यहाँ पे फाइल कर सकता है 234 के तहत। अब ये हो गई आर्गुमेंट, बहस भी हो गई भाई। अब जज अपना डिस्क्रिप्शन लेगा कि ठीक है मैंने आपको सुना, आपको भी सुन लिया। अब बारी आएगी जजमेंट की। आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट्स, दोनों लोगों की खूब बहसबाजी सुनेगा, उसके बाद वो आएगा जजमेंट की तरफ। और जजमेंट में क्या होगा, या तो वो एक्विटल करेगा, मतलब छोड़ेगा भाई, कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाया, या तो कन्विक्ट करेगा, या आपको दोष सिद्ध मानेगा। अगर दोष सिद्ध मानेगा तो फिर वो फर्दर 360 के मुताबिक चलेगा कोर्ट। अब 360 में क्या लिखा है कि अक्यूज्ड को जो भी पनिशमेंट देने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन पे वो सुनेगा कि भाई आपको इतना पनिशमेंट दिया जाए या ना दिया जाए, या फिर इतना, मान लीजिए कन्विक्ट तो आप ठहरा दिए ले गए, 7 साल की सजा है, ठीक है, अब उस पर वो सुनना चाहेगा कि आपको 7 साल की सजा क्यों ना दी जाए, अगर दी जा रही है तो 360 में ये सारी चीजें आएंगी। देन पास द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ। आपकी भी दोनों जना की बहसबाजी सुन लेगा, वो कहेंगे कि माय लॉर्ड ये बहुत ही खतरनाक इंसान है, इनको बिल्कुल पनिशमेंट देना चाहिए, वो उनके हो सकता है गुड कैरेक्टर को कहीं से उठा के लेकर के आ रहे हो, एनी हो बहसबाजी का मुद्दा होगा। तो वहां पे वो उनकी सारी बातें सुन करके और क्या करेगा, जजमेंट पास करेगा। 7 साल की सजा हो सकता है 7 साल की दे दे एनी हो, या फिर 5 साल की सजा दे सकता है, कुछ भी। लेकिन कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती है, कहानी शुरू होगी 336 से। एक बार फिर से 336 में प्रीवियस कन्वेक्शन की बात कही जाती है कि आप कभी भूतपूर्व भी पहले से पहले कन्विक्ट आप ठहराए जा चुके हैं, दोष सिद्ध किए जा चुके हैं मामलों में, तो उसका क्या होता है, पनिशमेंट इनहेंसमेंट होता है कि अगर एक ही अपराध आप बार बार कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट बढ़ा बढ़ा के मिलता है, ठीक है। यही बात है कि अगर अकॉर्डिंग 211 सबसेक्शन 7 211 का पॉइंट नंबर 7 के अंतर्गत ये सारी चीजें दे रखी हैं कि वो कैसे कैसे मूव करेगा, है ना। आपके पुराने कोई कन्विक्शन है तो उसके तहत वो, लेकिन ये घटना कब आएगी, जब 229 में, या तो फिर आपने यहाँ पे आपको क्या कहते हैं 235 में, या तो यहाँ पे आपको कन्विक्ट ठहराया जा चुका हो, या फिर जब आपने गिल्टी को एक्सेप्ट कर लिया हो कि मेरे साथ ये चीज गलत हुई है, तब आपको ये 236 वाले के तहत आएगा कि कहीं आपको भूतपूर्व पुराने कोई आपके ऊपर कन्विक्शन तो नहीं था। अब बात देखिए, ये जो आता है ये सेक्शन 1992 के तहत आता है, जब मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन खुद किसी मामले का संज्ञान लेती है ना। तो सॉरी, ये 236 के बाद 237 भी है। बेसिकली हमको पढ़ना क्या था, 225 से लेकर के 237 तक पढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन 227 में दे रखा है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कभी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, उसमें आप जानेंगे कि कैसे कोर्ट जो है हाई डिफिनेटरीज को डील करती है जब हाई डिफिनेटरीज के डिफेमेशन का मामला होता है। तो फिलहाल इतना समझिए कि सेक्शन 192 के सब सेक्शन 2 के तहत ये लेता है डायरेक्ट कॉग्निजेंस, चाहे तो ले सकता है। दिस इज होल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रायल बिफोर द सेशन कोर्ट। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये फिगर ही रट जाना चाहिए दिमाग में। आप फिगर कोशिश कीजिए, आप ऐसे बनाइए, इधर एक्विटल इधर कुछ, फिर आप मान लीजिए अगर राइट विंग बन रहा है फिर उसमें बन रहा है, तो इस तरीके से आप फिगर बना के याद कीजिए। डायमेंशनली फिगर बनाएंगे, दिमाग में काफी दिन तक रहेगा, ठीक है। होप सो आपको ये फोटो मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।